हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार और आज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी मैथमेटिक्स 12th के लिए ये आज का सेकेंड डे है। कल यानी पिछले क्लास में मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द एलपीपी, उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आज हम लोग ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो टाइप्स हैं वो जानें। ऐसे ही इतना ही तक ये सीमित नहीं होगा, तो फिर भी वन बाय वन हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। जो फर्स्ट है वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। देखिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। जो समस्याएं हैं, आप जब भी आप ये सोचेंगे, जब भी इस बुक को पढ़ने के लिए सोचते हो, तो ये हमेशा सोच के चलेंगे कि आप किसी एक फर्म के सीईओ जैसे, जिसे क्या कहा जाता है कि आप उसके इंचार्ज हो, और आपका पर्पस क्या होगा कि आप हमेशा प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये होगा हमारा कि जो कॉस्ट हो वो कम से कम हो। चाहे वो कॉस्ट प्रोडक्शन को सप्लाई करने में, जिसमें क्या होता ये है कि आप उसमें लेबर कॉस्ट भी चार्जेज होते हैं, मशीन का भी कॉस्ट होता है। तो उन सब चीज़ों को कम करने की कोशिश की जाती है और हम लोग प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट टोटल जो किसी फर्म को बैठाने में जो इन्वेस्ट करते होंगे, उसको कोशिश किया जाएगा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और उसके रिजल्ट में क्या हो जाए कि ज़्यादा प्रॉफिट हो। मैन्युफैक्चरिंग में भी आप देखेंगे उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। जब आप किसी कंपनी की बात करते हैं, तो उसमें जो प्रोडक्शन होता है, हर चीज़ के लिए वो अलग अलग कॉस्ट निर्धारित हो जाता है, और पर यूनिट कॉस्ट पर हम चर्चा करते हैं। तब पता चलता है कि टोटल कॉस्ट जो है वो कितना हो जाता होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का प्रॉब्लम एक आ सकता है, और इन सब चीज़ों को हम लोग एलपीपी में ही पढ़ाई करेंगे। एक है डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम मतलब होता है कि आप जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें कोशिश ये करते हैं, जैसे संतुलित आहार का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो संतुलित आहार में क्या होता है कि आप देखेंगे कि हम लोगों को खाने के लिए तो बहुत सारा चीज़ प्रेस्क्राइब किया हुआ रहता है। आप को उतना सारा चीज़ उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम लागत में हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। मैक्सिमम प्रॉफिट किस चीज़ का? डाइट से संबंधित, यानी कि हम लोग को अधिक से अधिक लाभ हो, स्वास्थ्य लाभ मिले। तो ये एक समस्या होती होगी, डाइट से रिलेटेड समस्या। चौथा जो टाइप बताया गया है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन टाइप का प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन में ये होता है कि आप जैसे मान लिया जाए, ये सपोज कीजिए दिल्ली में एक आपका फैक्ट्री लगा हुआ है, और एक कलकत्ता में लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है मान लीजिए चेन्नई में। तीन जगह मान लिया जाएगा फैक्ट्री लगा हुआ है, यहाँ भी फैक्ट्री लगा हुआ है, यहाँ भी फैक्ट्री लगा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आप प्रोडक्शन सप्लाई करते हो तो यहीं पर सारा डिमांड आपका पूरा हो जाएगा, या कोलकाता के करते हो तो कोलकाता में ही उसका सप्लाई हो जाएगा, ये संभव नहीं है। आप क्या करते हो, अगल बगल जैसे दिल्ली है तो दिल्ली से आप मान लीजिए कानपुर में चले जाएंगे, झारखंड में आ जाएंगे, तो आपको यहाँ से जो भी आप माल वाहक भेजते हो, मान लिया जाए कानपुर भेजे, तो कहेंगे कि आप बगल में लखनऊ है वहाँ भी छोड़ दीजिएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे रांची है, तो रांची को सब माल कहाँ से मंगवाने में आपको ठीक होगा? ठीक, यानी कि आप जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट, अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन यूनिट होता है उसी को, यानी जो प्रोडक्ट तैयार करता है उसी को अल्टीमेटली लॉस उठाना पड़ता है अगर वहां पर आपको भेजने में ज़्यादा खर्च होती हो। तो निश्चित तौर पर आप कोशिश करेंगे जो कोलकाता से है वहां से आप रांची मंगवा लेंगे। दिल्ली से मंगाना उचित नहीं रहेगा, या फिर चेन्नई से मंगाना उचित नहीं रहेगा। लेकिन बाय द वे, अगर कोलकाता में सपोज कीजिए कि यहीं के आसपास में इसका जितना प्रोडक्शन है वो समाप्त हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे? तो दूसरा उपाय आपका ये हो जाएगा कि आप फिर दिल्ली से मंगवाएंगे, या फिर उसके बाद तब आप ऑप्शन देंगे चेन्नई को। तो ये जो है एक आपको बातचीत के दौरान ही समझ में आ रहा होगा कि टोटल जो है ये एक मैथमेटिकल फार्मूला के तहत होना चाहिए तैयार, और अगर इसमें मैथमेटिक्स का इनपुट आ जाएगा तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर, आप बेसिकली इन चारों चीज़ों में आपका जो है प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम रहेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम रहेगा, दूसरा रहेगा डाइट प्रॉब्लम, तीसरा रहेगा डाइट, और चौथा रहेगा आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पे
समाप्त करते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे मैथमेटिक्स में, जबकि बताया जाए कि लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम में है क्या हम लोगों को पढ़ना। तो देखिए, एलपीपी, यानी एलपीपी में एक्चुअल में 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव है, जिसे आप जेड द्वारा निरूपित करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। दूसरा है कांस्टेंट, और तीसरा है रिस्ट्रिक्शन। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहां पर आप पर्पस समझेंगे, इसका मतलब होता है उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य है, ये उद्देश्य फंक्शन होगा जिसे आप जेड द्वारा निरूपित करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो या तो मैक्सिमाइजेशन का होगा या फिर मिनिमाइजेशन का होगा। मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि हमें सवाल कैसा मिला हुआ है। जैसे मान लेते हैं, अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट को हमेशा हम लोग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट के लिए भी जो फंक्शन तैयार करते हैं उसके आगे अगर जेड इक्वल टू हम लिखते हैं कि 3x + 4y। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जेड किस मकसद से लिया गया है। अगर ये प्रॉफिट की बात करता होगा, जेड यहाँ अगर प्रॉफिट की बात कर रहा होगा, तो निश्चित तौर पर हम इसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, क्योंकि लाभ जितना से जितना ज्यादा हो हमारे लिए अच्छा है। तो प्रॉफिट की बात हम अपने हिसाब से करेंगे और उसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए यही जेड कि नहीं, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आप चाहेंगे क्या, कि घटाना चाहेंगे, तो ये होगा कि आप इसको मिनिमाइज करें। मैक्सिमाइज के बजाय क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। देखिए, तो जो भी चीज मिलेगी वो या तो मैक्सिमाइज किया जाएगा या फिर मिनिमाइज मिनिमाइज किया जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और नंबर 2 है आपका कॉन्स्टेंट्स। नंबर 2 में आप देखेंगे कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स का जो मतलब होता है वो होता है जो शर्त बताए गए हैं, शर्त जो बताए जाए उसको पालन करना है। कॉन्स्टेंट्स में जनरली आपको कल जो पीछे क्लास में बताया था, जो इन इक्वेशंस वही आएंगे। तो ये जो भी आप प्रॉफिट पाते हो या जो भी आप कॉस्ट के लिए जो रूल तैयार किए हो, तो वो कुछ कंडीशन के तहत ही आपको तैयार होता है। जैसे ये लिखा जाए कि मान लेते हैं हम कॉस्ट की बात करते हैं, एक शर्ट और पैंट बनाने की मान लिया जाए आपके पास कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ आप क्या करते हैं कि कुछ कपड़े मंगवाते हैं, शर्ट के लिए कुछ कपड़े मंगवाते हैं, पैंट के लिए। तो आप उसका एक अमाउंट निश्चित होता होगा। मान लिया जाए 10 मीटर आपने मंगाया है शर्ट, और 15 मीटर मान लेते हैं पैंट मंगवाया है। तो आप चाहेंगे कि x यूनिट मेरा शर्ट तैयार हो जाए और y यूनिट क्या हो जाए, पैंट तैयार हो जाए। अब शर्त कुछ तो जरूर दिया रहेगा कि एक शर्ट के लिए कितना अमाउंट खर्च होता है, कितना मात्रा में कपड़े लगते हैं शर्ट का, और एक पैंट को बनाने में कितना अमाउंट या कितनी मात्रा लगता है कपड़े का। तो दोनों के डिफरेंट टाइप के कपड़े हैं, तो ये शर्त कुछ बताए जाएंगे। अब जो भी आप है कि 10 मीटर मान लिया शर्ट का कपड़ा है, तो आप 10 मीटर का तो यूज नहीं कर पाएंगे, 10 मीटर से निश्चित तौर पे कम ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो जो भी इक्वेशन या इन इक्वेशन जो भी बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, लेस देन या इक्वल टू। ये ग्रेटर का सिंबल नहीं आएगा, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह के शर्तें आपको दिखाई देंगी। दूसरा में कुछ ना कुछ बात लिखा रहेगा, वहां भी कर सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो जितना भी कंडीशन या शर्त जो तैयार हो उसको हम लोग कांस्टेंट में रखते हैं। तीसरा है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है प्रतिबंध, अर्थात कुछ बातें अलग से कही जाएंगी जिसमें एक्स वाई जेड के बारे में बोला जाएगा। जनरली एक्स वाई जेड के बारे में ये कहा जाता है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह का बात कहा जाएगा। ये इसलिए बोला जाता है, जैसे आप सोचिए कि अगर आप कोई प्रोडक्शन यूनिट रखे हुए हैं तैयार करके, तो
एक्स का वैल्यू जो भी आप यूनिट तैयार कीजिएगा वो आप मान लिए हुए हैं, तो एक्स जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वो जीरो या जीरो से छोटा नहीं होगा। कभी कभी जीरो भी हो सकता है, मान लिया जाए हमको शर्ट बनाने का मन नहीं है, केवल पैंट बनाने का मन है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो लेकिन निगेटिव तो कभी नहीं हो सकता है। निगेटिव इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आप, इसका मतलब है कि शर्ट बाहर से मंगवा रहे हैं, यानी माइनस में तो नहीं होगा कोई भी। ऐसा तो हम लोग फैक्ट्री नहीं खोलते हैं कि जिसमें हम लोग को बाहर से ही ऑलरेडी मंगवाना पड़े जो चीज़ हम यूनिट खोले हुए अपने के लिए। तो इसको आप जो है ढंग से हम लोग लिख लेते हैं। एक हम फॉर्मेट तैयार करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा रहेगा, जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाएगा। पहला पार्ट रहेगा मैक्स या मीन। दो चीजें हैं, मैक्स या मीन। किसके बारे में कहा जाएगा, फंक्शन जेड के लिए, जिसे आप जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जेड यानी ये जो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद जो कांस्टेंट तैयार होंगे वो इस टाइप से होंगे। वो सी एक्स ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी मान लीजिए, बी मान लिया। उसके बाद सभी एक्स वाई और जेड के लिए आप क्या बोलेंगे, ये सभी लोगों को मान लेते हैं जीरो से बड़ा बोलेंगे, तो इसको आप बोलेंगे कांस्टेंट, इसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन। तो एलपीपी के तीन पार्ट हैं, पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा रिस्ट्रिक्शन। यही आपका मेन फ्रेम है। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे हम लोग। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 250 एक्स प्लस 75। subject to the constants 5x plus y less than equal to 100 and x plus y less than equal to 60 with x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ये एक एग्जाम्पल है एलपीपी का। देखिए, आपको जो पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जेड जो फंक्शन दिया गया है वो इस तरह से दिया गया, 250x plus 75y subject to the constraints 5x plus y less than equal to 100 and x plus y less than equal to 60। हम लोग कोशिश करेंगे इसको सॉल्व भी करें। देखिए, तो इस पार्ट को कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इस पार्ट को कहा जाएगा कांस्टेंट, और इसको कहा जाएगा रिस्ट्रिक्शन। देखिए, हम लोग को जो 12th लेवल पे बात कर रहे हैं, तो
एक्चुअल में सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग को ग्राफिकल मेथड से ही इनको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आता है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा। तो ग्राफिकल मेथड में एक्चुअल में हम लोग को ग्राफ पेपर के इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन कुछ मैथमेटिकल जो है प्रोसेस हम लोग को करना होगा इसके साथ। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल। तो देखिए, सबसे पहले जो दिए गए कॉन्स्टेंट्स हैं, ये चूंकि इन इक्वेशन है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, और ये भी दिया हुआ है, तो कॉन्स्टेंट्स की संख्या पहले आप देख लेंगे कि 2 दिया हुआ है। और रिस्ट्रिक्शन, इसका मीनिंग कल हमने पिछले क्लास में समझाया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सिंपल वे में सबसे पहले करना ये है कि चेंजिंग द इन इक्वेशंस इनटू इन इक्वेशन, पहला स्टेप ये रहेगा आपका, चेंजिंग द इन इक्वेशन। एक ही में होगा इन 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। ये जो इन इक्वेशन है, इसको क्या में तब्दील कर देना है आपको, इक्वेशन में। उसके बाद इसको 1 इक्वेशन मान लेंगे, और देन आफ्टर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जो 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से इक्वल टू का साइन दे दिया। अब आपको एक्चुअल में इसका ही ग्राफ बनाना है, इसका ही ग्राफ बनाना है, लेकिन आप एक स्ट्रेट लाइन पहले ढूंढ लें। तो हमें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या करना होगा, जो इन इक्वेशन है उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि सिर्फ इसको रहने देते हैं और बाकी को मिटा देते हैं। तो फ्रॉम 1, इसका जैसे आप क्लास 10th में टेबल तैयार करते थे, जैसे x लेते हैं या y लेते हैं, और x का वैल्यू सपोज कीजिए 0, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 100, और अगर आप y का वैल्यू लेंगे 0, तो x का वैल्यू आएगा 20। इसी तरह से फ्रॉम 2 देखा जाए तो x और y के लिए हम वैल्यू टेबल तैयार कर लेते हैं। x का वैल्यू अगर 0 लिया जाए तो y का वैल्यू 60 होगा, और y का वैल्यू अगर हम 0 बैठा दें तो x का वैल्यू 60। अब क्या किया जाए कि ऑरिजिन को चेक करके देखा जाए। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इन इक्वेशन। तो देखेंगे 5 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 100, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 100। ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, क्योंकि 0 100 से छोटा होता है, इज ट्रू। इसमें भी आप चेक करके देख लें। पुट x इक्वल टू 0 इन सेकेंड इन इक्वेशन। वहां बैठाएंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60। आप देखेंगे कि 0 जो है वो 60 से छोटा है, ये सही है। अगर सही हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑरिजिन जो है लाइज इनसाइड द रीजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन। ये बात हम लोग बोल देते हैं।
अब इसके बाद अगर आप चाहें तो इन दोनों जो दोनों इक्वेशन थे हमारे पास कौन कौन थे, एक फर्स्ट इक्वेशन ये था हमारा x 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 और सेकेंड था x प्लस वाई इक्वल टू 60। आप चाहें तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करके आपको एक्स वाई का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है तो उसको निकाल लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तभी वो काम का है, अदरवाइज वो काम का नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू पहले ही बोला जा चुका है कि पॉजिटिव है। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर शायद निकल जाए कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉजिटिव फॉर एक्स एंड वाई तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, इसका शायद जरूरत ना भी पड़े। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। सॉल्व करेंगे तो हमें 4x इक्वल टू आ रहा है कितना 40, x इक्वल टू हो गया हमारा 10 और यही 10 बैठा दिया जाए किसी भी इक्वेशन में तो y इक्वल टू मिल जाता है आपको 50। यानी एक्स वाई का अगर वैल्यू पॉजिटिव आया है तो आपका ये काम का चीज है। तो आप बोलेंगे 10, 50 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 10, 50 है। अब इतना वर्क जो है आपको ग्राफ पेपर पे नहीं बल्कि जो प्लेन पेपर आपको मिलता है एग्जाम में उस पे करना है, एक ग्राफ पेपर पे नहीं करना चाहिए। अब इतना करने के बाद आप जो है ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पे जो पॉइंट आप यहाँ पे मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसमें पॉइंट प्लॉट कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेंगे। देखिए जैसे हम लोग रेडी करते हैं यहाँ पे एक चलिए ये जो है वाई एक्सिस है और ये जो है आपका एक्स है। आपको रिस्ट्रिक्शन में पहले ही बोला जा चुका है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इन इक्वेशन को तैयार करते हैं, उसका रीजन देख लेते हैं। पॉइंट जो है आप देख लीजिए कि ये 10 के मल्टीपल में चल रहा है, तो आप पहला जो पॉइंट मिलेगा ग्राफ का उसको आप यहाँ पर 10 मान लीजिएगा। देखिए आपको एक सुविधा के लिए बता रहे हैं क्योंकि ये बड़े बड़े पॉइंट हैं, तो आप ग्राफ पेपर जब भी लेंगे तो थोड़ा सा उसको लेफ्ट होकर खींचेंगे, क्योंकि आपको ना तो केवल ना तो इसका इस्तेमाल करना है, ना इसका इस्तेमाल करना है, ना ही इसका इस्तेमाल करना है। तो ग्राफ पेपर पर आप एकदम लेफ्ट होकर के सबसे नीचे आ जाइएगा, वहां पर आ करके आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आप जो है पॉइंट प्लॉट जो कर रहे हैं वो कम पड़ गया। तो मान लेते हैं यहाँ 10 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, इसी तरह से यहाँ 60 है, हमें 60 से ज़्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा, 100 तक गया होगा तो 100 तक पड़ेगा, 70, 80, ये 90 और ये रहा 10। आप चाहें तो 20-20 का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि 0 10 का 100 कहाँ मिलेगा, एक्स में 0 वाई में 100, ये वाला पॉइंट है, एक्स में 0 वाई में 100। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं 0,100, 0,100 लिख लीजिए, ये पॉइंट है। उसके बाद 20 0 मतलब x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 1 2 3 4 60 तक जा सकता है, ये 5 6। तो 20 0 मतलब हुआ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है 0, सॉरी ये इधर होना चाहिए था, x में 0 और y में 100 था, तो 100 में जाइए, इस तरफ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये गया
10, यानी 100 जो होगा हमारा यहाँ होगा। z को बगल में हम लिख लेते हैं, z इक्वल टू 250x प्लस 75y। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मिटा दिया जाए। यहां पर जो है सिक्सटी, 70, 80, 90 और यहाँ हो गया 100। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका है 0,100। अब है x में 20 और y में 100। x में 20 यहाँ होता है और y में 0 भी यही है, तो ये वाला पॉइंट आपका हुआ 20,0। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मिला दीजिए। चलिए ये मिल गया आपका। और अब इसके बारे में एक चीज कहा गया है कि 0,0 जो है लाइज करता है इनसाइड द रीजन ऑफ इनइक्वेशन। तो ऑरिजिन तो हमारा यहाँ होता है, यानी ऑरिजिन की तरफ आप आएंगे, इस तरफ पेंट करना चाहिए आपको। ये वाला रीजन होगा, इस तरफ का रीजन सारा हो जाएगा। तो आप करें क्या कि सिर्फ इस तरफ के रीजन को डार्क करें। आप एक एरो साइन से आप इसको दिखला सकते हैं, इस टाइप से एरो साइन से। इस तरफ का हिस्सा जो है वो पेंटेड है या शेडेड। इसको आप किसी कलर से भी आप दिखला सकते हैं। ध्यान रखिएगा पेंसिल का ही यूज कीजिएगा इस तरह से। अब दूसरा है आपका x और y का टेबल था। ये x जब हमारा 0 था तो y 60 आया था, और y जब 0 था तो x का वैल्यू भी 60। तो 60 और 60 आप देख लीजिए, यहाँ पे मिला हमें 60,0 और यहाँ पर मिला 0,60। इसको और इसको हम लोग मिला देते हैं। इसके बारे में भी यही कहा गया है कि ये ऑरिजिन की तरफ एरिया जो है वो साइड होगा, तो आप इधर पेंट कर देंगे इस तरफ। तो आप देखेंगे कि दो जगह कॉमन रीजन आ गया है। एक कॉमन रीजन जो है आपका कंप्लीटली यही है, जिसमें दोनों कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो आप चाहें तो बाकी लोगों को मिटा सकते हैं और सिर्फ इसी को डार्क कर दीजिए अच्छी तरह से। ये वाला जो हुआ इसी को हम लोग कहते हैं एक्चुअल में फिजिबल रीजन। एक नया वर्ड आप सुन लीजिए, ये है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो है असल में कॉमन रीजन होता है, जिसे जिसके सभी बिंदु जो होते हैं दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये वाला जो रीजन है आपका वो फिजिबल रीजन है या फिर कॉमन शेडेड रीजन है, और बाकी को कोई जरूरत नहीं है। आपको इसमें जरूरत पड़ेगा इसके वर्टेक्स को लेकर के, जहां जहां कॉर्नर पॉइंट है उसको जरूर दिखलाइए। जैसे जो शेडेड रीजन है सिर्फ उसी को दिखाने की जरूरत है। ये ऑरिजिन है, यहाँ वाले पॉइंट को आप ए मान लीजिए। इसके बाद यहाँ वाले पॉइंट को बी। अभी हम लोग कैलकुलेशन किए थे और देखा था हमने कि यहाँ का जो पॉइंट मिला था वो 10,50 था। एक्स में 10 था और वाई में 50 था। तो ये भी जहां जहां आपको कॉर्नर मिल रहे हैं कॉमन रीजन के, उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे, और बाकी चीजों को हम लोग मिटा भी सकते हैं। ये सब जो चीज डार्क किए हुए हैं मिटा दें। अब केवल आपका कंसंट्रेशन इस कॉमन रीजन पर होना चाहिए, और यही आपको सॉल्यूशन दे देगा। अब क्या करते हैं कि जो हमें मिला जो भी हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स भी। तो जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं आप उसका नाम लिख दें। कॉमन रीजन कौन सा है? ओ ए बी सी। ओ ए बी सी, ये है आपका कॉमन रीजन।
तो कॉर्नर पॉइंट जो है उसको देख लीजिए, कॉर्नर पॉइंट्स ओ यानी ऑरिजिन है 0 0 होगा, दूसरा है ए, इसका होगा 20 0, इसका है 10 50, ये है सी, सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट को आप बोलेंगे 0 और 60। अब आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है उसका वैल्यू देखना है इन सभी बिंदुओं पर 1 2 3 4, यही बिंदुओं पर z का वैल्यू देखना है। इसके लिए आप लिख लीजिए वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 250x प्लस 75y एट, बारी बारी से पहले नंबर पर आप क्या लिए हैं 0 0, इस पर जो है z का वैल्यू क्या दे देगा 0 प्लस 0 यानी 0। नंबर 2 है a, a क्या है x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 0 है, तो z का जो मान है वो आप बैठा दीजिए, z का मान होगा 250, x का वैल्यू आपका आया है 20 और बाकी ये हो गया 0 इक्वल टू 500 पर एक और 0 हो जाएगा। नंबर 3 आपको चेक करना है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट है 10 50, यहाँ पर जो z का वैल्यू है वो क्या दे देगा 250x प्लस 75y, x का मान क्या बैठा दीजिए 10 और y का मान बैठा दीजिए 50, ये हो जा रहा है आपका 2500 प्लस 3750। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर मिलता है 0 5 2 एंड 6 6250। अब आता है बारी सी का, नंबर 4 एट पॉइंट सी, सी का कोऑर्डिनेट देख लीजिए 0 60 है, इस जगह पर z का वैल्यू क्या होगा वो देखिए, x का वैल्यू बैठाएंगे हम 0 तो 0 हो जाएगा और 75 इंटू 60 हो जाएगा, देख लीजिए इसका वैल्यू क्या रहता है 0 0 4500 है। अब ये देखिए कि आपको पर्पस क्या था, आपका पर्पस था कि z का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें जो है सबसे अधिक वैल्यू किसका आया है, आप देखेंगे कि ये है 5000 है, ये तो 0 है, ये 5000 है, ये है 4500, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है इनमें। आप यहीं पर बस बगल में लिख दीजिएगा मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अब ये वैल्यू किसके लिए प्राप्त हुआ है, आप देखेंगे कि इस पॉइंट के लिए प्राप्त हुआ है, तो आप आंसर जब बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आंसर इस तरह से लिखा जाएगा कि x का वैल्यू है जब 10 और y का वैल्यू जब है 50, तब z का वैल्यू मैक्सिमम है कितना 6250, यही आपका मैक्सिमम है। अगर मिनिमम पूछा था तो मिनिमम का जवाब आता, लेकिन ये मैक्सिमम पूछा गया था इसलिए मैक्सिमम का जवाब आएगा। तो इस तरह से सवाल जो है बनाए जाएंगे, आप इसको ढंग से देख लेंगे, अपने से भी सॉल्व करके देख लेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी अगले क्लास में कुछ नया बताया जाएगा, आप तब तक घर पे इसको देखिए।